हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी 9 यूनिट की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमारा क्या जाता है, नेफ्रोटिक जैसे कि आप जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक पार्ट है जो कि यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई इसमें बताया गया है, अक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ग्लूमरल इन्फ्लेमेशन। तो इसमें बताया गया है, इसमें सबसे पहले बताया कि नेफ्रिक जो हमारा नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होता है वो हमारी ग्लूमरल्स के अंदर यानी कि ग्लूमरल पार्ट जो होता है उसकी सूजन को बोला जाता है। ठीक है। और ग्लूमरुलो हमारे फेरेटिक्स जो बोली जाती है वो हमारी ग्लूमरल कैपिलरीज के अंदर पाई जाने वाली सूजन को बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग चीजें हैं जो कि हम जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसे बोलेंगे जो ग्लूमरल के अंदर पाई जाने वाली सूजन है, और ग्लूमरुलोफेरेटिक्स हम उसको बोलेंगे जो इन्फ्लेमेटरी हमारे ग्लूमरल्स की कैपिलरीज यानी कि वो छोटी आर्टरी या वेन जो लास्ट पार्ट होती है हमारी ब्लड पहुंचाने का। ठीक है। तो उसके अंदर पाई जाने वाली सूजन बोली जाती है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए प्राइमरी ग्लूमरल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ द प्रोटीन्यूरिया या फिर हाइप्रो एल्बुमिनिया हो जाता है, या फिर डिफ्यूज एडिमा हो जाता है, हाई सीरम कैलेस्ट्रोल्स या फिर हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो प्राइमरी ग्लूमरल डिजीज है हमारी, जिसकी क्या विशेषता होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है सबसे पहली ग्लूमरल डिजीज होती है हमारी, यानी कि सबसे पहला इन्फेक्शन होता है। तो जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया की वजह से प्रोटीन का ज्यादा बढ़ जाना, हाइपो एल्बुमिनिया एल्बुमिनियम की मात्रा कम हो जाना, डिफ्यूज एडिमा सूजन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाना, हाइपर सीरम सीरम का ज्यादा बढ़ जाना, कैलेस्ट्रोल भी आ सकता है उसमें, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि लिपिड यानी कि जो चर्बी होती है उसका ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। ठीक है। तो ये सारे के सारे रहते हैं रीजन। अब देखेंगे हम इसमें कोज। अब कोज में देखेंगे कि भाई कारण क्या क्या रहता है इसके बढ़ने का। ठीक है। तो इसमें हमारे ऑटो इम्यूनिटी रिएक्शंस हो सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में। तो एंटीजन का जो रिएक्शन होता है वो तो बहुत बड़ा कारण होता है ये इसका बढ़ने का। एंटीबॉडीज का रिएक्शन की वजह से भी ये बढ़ सकते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है वो आपको पता ही होगा, नहीं तो अब मैं इसकी जो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें डाल दूंगी एक एक डेफिनेशन। जैसे पता ही होना चाहिए, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करने वाले होते हैं और एंटीजन उनके खिलाफ काम करने वाले होते हैं, अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। तो स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है, बेटा हेमोलास्टिक स्टेप्टोकोकस, ये हमारे बैक्टीरिया सारे के सारे जो रीजन बनते हैं इसका। और हमारे रेनल डिसऑर्डर होते हैं यानी कि हमारी किडनी में होने वाली प्रॉब्लम्स, और कुछ हमारे ड्रग्स यानी कि जो दवाइयां होती हैं जैसे टॉक्सिन्स हो जाती है, डी पैलिसिन हो जाती है, और हमारी कैप्टोप्रिल हो जाती है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये भी हमारी जो नेफ्रोटिक होती है यानी कि जो किडनी होती है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिस्टमेटिक डिजीज आ जाती है हमारे, सिस्टमेटिक डिजीज में क्या आ जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाना, ल्यूकोमिनिया व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाना, एम्फेजिमा आ जाता है, एम्फेजिमा में हो जाएगा हमारा लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर से संबंधित लंग से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी कार्डियक फेलियर की वजह से। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कारण रहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अब इसमें की दी गई है हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो इसमें प्लेस के नाम से दिया गया, पी से प्रोटीनयूरिया यानी कि प्रोटीन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यूरिया का ज्यादा बढ़ जाना यानी कि जो हमारे एसिडिक जो चीजें होती हैं, यूरिक एसिड हम जिसको बोल देते हैं, और एल से हो जाता है लिपिड अप यानी कि हाइपरलिपिडीमिया यानी कि लिपिड का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, ए से एल्बुमिन डाउन यानी कि हाइपो एल्बुमिनिया यानी कि एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल अप हो जाना, और सूजन का बढ़ जाना। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कोज रहते हैं, नेफ्रॉन पे अटैक करते हैं ये और नेफ्रॉन को वीक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि सिस्टमेटिकली हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है और वो ग्रो कैसे करती है। तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन डू ग्लूमरल्स कैपिलरी, तो सबसे पहले जो हमारी इन्फ्लेमेशन जो सूजन है वो ग्लूमरल्स कैपिलरीज के अंदर सूजन होगी। फिर हमारी अबनॉर्मल परमेबिलिटी हो जाएगी ग्लूमरल्स बासल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर। अबनॉर्मलिटी आ गई, अबनॉर्मलिटी आने के बाद क्या होगा, प्रोटीन एल्बुमिन से हो जाएगा, जो फिल्टर वगैरह है यूरिन का उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्क्रीज हो जाएगा, सीरम एल्बुमिन जो है वो कम होता चला जाएगा यानी कि हाइपो एल्बुमिनिया होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो एल्बुमिन सीरम है वो कम होता चला जाएगा, और जब एल्बुमिन सीरम कम होगा तो क्या होगा, लीवर का जो सिंथेसाइज है वो मोर लिपोप्रोटीन्स यानी कि हमारा जो इसमें ट्रैकोग्लाइसरिन्स की जो चीजें होती हैं या फिर हमारे जो सिंथेसिस की यानी कि जिस जो लिपिड प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है यानी कि लीवर के द्वारा जितना भी हमारी कन्वर्टिंग जो सिस्टम होता है सिंथेसिस का वो सारा का सारा होना। तो इसमें जब ऐसी चीजें चलेंगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हाइपर जो है लिपिडीमिया हो जाएगा। हाइपर लिपिडीमिया का मतलब क्या हो जाता है, उसमें चर्बी जो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो हमारी लिपोप्रोटीन से यानी कि ज्यादा उसका बढ़ जाना, प्रोटीन यूरिया जब बढ़ता है तो ट्राइकोग्लाइसरीन प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है हमारी, तो मोर लिपोप्रोटीन हम उसको बोलते हैं। तो इसमें हाइपरलिपिडीमिया यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लिपिड का बढ़ जाना। अब लिपिड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो क्या होगा, एल्बुमिन जो है वो डिस्क्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है। और किसकी वजह से होगा, उसमें ऑनकोटिक प्रेशर जो हमारा होता है, ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सो फ्लूइड कम आउट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या चला जाएगा, हमारा जितना भी फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूलर स्पेस है यानी कि हमारे जो सेल्स का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जितने भी सेल हमारी बॉडी में होते हैं उनका जो बाहर वाला हिस्सा होता है सारा का सारा फ्लूइड वहां चला जाएगा। और अगर सेल के बाहर ज्यादा फ्लूइड चला जाता है तो क्या रूप धारण करेगा, एडिमा हो जाएगी सीधी।
सीधी इडिमा का क्या मतलब है, जहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा वहीं पर हमारी सूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रीजन रहता है, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का होने का एक वे है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारे 4 सिम्टम बताए हैं इन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो सिम्टम में हम देख लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम इन्होंने क्या बताया, प्रोटीन यूरिया ही बताया है। ठीक है, जो एक दिन में 3.5 ग्राम जो होता है प्रोटीन यूरिया बढ़ेगा, और इसमें हाइपरलिपिडीमिया, और इसमें जो लिपिड की जो मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा होती चली जाएगी, हाइपोएल्बुमिनिया, तो एल्बुमिन की मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, और सूजन। तो यही मेन रीजन बताए हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर भी हमारी यही चीजें हम मेन देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई इसमें अदर्स भी दिए गए हैं। अदर के अंदर इन्होंने दिया एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो अदर में हम देखेंगे सिम्टम में कि भाई सांस जो है वो छोटी होती चली जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा, आपको बेचैनी महसूस होगी। ठीक है, एस्थेटिक्स से प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लीवर वगैरह में प्रॉब्लम होगी, खून की कमी और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का लॉस हो जाएगा, थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर दर्द आपको रहने लगेगा, एनालिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वेट ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी इसमें पेरिडबस एडिमा ये तो होगी पेरिफेरल एडिमा यानी कि बाहर का जो हिस्सा होगा उसमें सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एसटीएन यानी कि हमारा हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा बीपी। ठीक है, फ्लैंक पेन और बहुत ज्यादा मात्रा में जो पार्श्व हिस्से होते हैं उनमें दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर इसमें प्लापेशंस की चीजें बताई गई हैं। प्लापेशंस के अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले इडिमा और एसिटिक जो किडनी नॉट प्लापेबल्स। ठीक है, यानी कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में सूजन होती है या एसिटिक हो जाता है जलोदर यानी कि पानी भर जाना, यानी कि लीवर वाला जो हिस्सा होता है अगर उसके अंदर पानी भर जाता है तो एस्थेटिक्स प्रॉब्लम्स वो हो जाती है। तो ऐसे में प्लापेशंस यानी कि स्पर्श करके जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो नहीं किया जा सकता है, तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो आगे हमारा यूरिनालाइज हो जाता है, तो इसमें हमारा हेमिचूरिया। तो यूरिन को जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर यूरिन के अंदर ब्लड है या फिर प्रोटीन यूरिया ज्यादा आ रहा है तो उसमें भी दिक्कत आती है हमारी डायग्नोज करने में। ठीक है, आगे हमारा ब्लड टेस्ट हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा ब्लड यूरिया नाइट्रेट। ठीक है, ये ब्लड टेस्ट हमारे कराए जाते हैं। प्रोटीन टेस्ट बढ़ा है या कम हुआ है, कैरेटिन टेस्ट कराया जाएगा, और हमारा कैलेस्ट्रॉल। ठीक है, 200 mg से ऊपर या नीचे, तो ये सारे के सारे हमारे टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब हमारी नीडल बायोस्कोपी आ जाती है इसमें किडनी के अंदर, तो ये चीजें आ जाती है इसमें केयूबी आ जाता है, केयूबी एक्सरा कराया जाता है। केयूबी एक्सरे में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, के से हो जाएगा किडनी, यू से हो जाएगा यूरेथर, और बी से हो जाएगा ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारे तीनों केयूबी जो है ये एक्सरे कराए जाते हैं। रेनल अल्ट्रासाउंड यानी कि किडनी का अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, रेनल स्कैन कराया जाएगा, और इंट्रावेनस ऑफ यूरोग्राम्स। तो हमारा जो वेन्स होती है उसका सारे के सारे हमारा किया जाता है कि भाई एग्जामिनेशन जो कि किडनी की सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें होती हैं। तो ये हमारी सारी क्या है, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस है, इसमें सारे के सारे टेस्ट देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हम इसमें देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस होगा हाइपोवोल्यूमिया। ठीक है, तो हाइपोवोल्यूमिया एक ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना प्लाज्मा के ब्लड के अंदर हाइपोवोल्यूमिया बोला जाता है। थ्रोम्बोबायोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर होने वाले जो क्लॉट होते हैं वो भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। रेनल वेन के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाएंगे, ठीक है, रेनल वेन के अंदर अगर बहुत ज्यादा क्लॉट या किसी चीज की रुकावट हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाती है इसी प्रकार की, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। किडनी का फेल हो जाना, प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है और प्रोटीन एनर्जी अच्छी नहीं है। सेरिब्रल एडिमा, अगर ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की सूजन। पल्मोनरी एडिमा यानी कि पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी वेन है उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन। हाइपरटेंशन जो चीजें हैं, बीपी वगैरह ज्यादा रहता है, या एरिथ्रोसेक्लेरोसिस। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें होती हैं ये सारी की सारी हमारी कॉम्प्लिकेशंस का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जैसे कि एरिथ्रोसेक्लेरोसिस है, ये भी हमारी सारी के सारी किससे संबंधित है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनसे संबंधित आ जाती है। तो ये हम पहले कर चुके हैं सारे के सारे, इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम पहले नहीं जान चुके होंगे, तो एक आध रह जाए तो प्रीवियस वीडियो में आप ध्यान से देखा करो चीजें। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट में हमारा आ जाता है, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है। जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, इसमें पॉजिटिव एजेंट देखने हैं, यानी कि जो कारण बनते हैं हमारे एजेंट, यानी कि सेप्टोकोकल से देन द ट्रीटेड विद द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो हमारे जो कोज होते हैं एजेंट सेप्टोकोकाइल्स के, तो उसके जो पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक जो है वो इलाज के लिए देने जरूरी होते हैं, उसी के इलाज के लिए दिए जाते हैं एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन के होते हैं वो। और इफ ऑटो इम्यूनो रिएक्शंस इज द कॉज देन गिव इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी। और अगर ऑटो इम्यूनिटिक रिएक्शंस अगर आ रहा है उसके कारण, तो इसमें इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी दी जाती है जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ड्यूरेटिक दे सकते हो आप, ठीक है, यूरिन और सूजन को कम करने के लिए लैक्सेसिव दे सकते हो आप। लैक्सेसिव में हमारा फोरेसेमाइड्स जो ड्रग्स है वो आ जाता है, यानी कि यूरिन को कंट्रोल करने के लिए या यूरिन को बढ़ाने के लिए
जो ड्रग्स हमारे दिए जाते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी आप दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं हमारे जो बीपी के बड़े हुए बीपी को रोकने के लिए, यानी कि बीपी को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो। नेक्स्ट हमारा डाइटरी मैनेजमेंट होता है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में आप क्या प्रोवाइड कराओगे पेशेंट को? आप प्रोवाइड कराएंगे प्रोटीन, हाइयर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसमें हाई प्रोटीन देना है, हाई कार्बोहाइड्रेट देना है, लेकिन लो क्या देना है? सोडियम। सोडियम लेवल कम होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है ज्यादा मात्रा में पेशेंट को देना है, ठीक है। नेक्स्ट डाइट में आपने देना है, इफ डिजीज इज एडवांस स्टेज देन द अवॉइड प्रोटीन इनटेक बिकॉज इज द अफेक्टेड टू किडनी। तो अगर बीमारी की जो स्टेज है वो एडवांस स्टेज यानी कि आगे स्टेज पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आपने प्रोटीन को अवॉइड करना है, क्योंकि ये किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। तो किडनी के पे इफेक्ट होने से बचाने के लिए आप प्रोटीन की मात्रा जो है वो खाने में कम करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। तो ये नर्स का काम होता है डाइट को मैनेज करना। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप किस किन चीजों का ध्यान रखेंगे पेशेंट को लेकर? सबसे पहले आप मॉनिटर करेंगे कितना इनटेक कर रहा है पेशेंट, कितना खा रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है, और मेजर करना है आपने पर डे उसका वेट। तो बॉडी वेट जरूर देखेंगे पेशेंट का, कितना खा रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, ये हर दिन आपको उसका वेट चेक करेंगे। मॉनिटर करेंगे आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर, और एसेस करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस इंक्लूड ब्रेथ साउंड, कि वो रेस्पिरेटरी स्टेटस कैसा है, वो सांस कैसे ले रहा है, वो सांस लेते टाइम किस तरीके की आवाजें आ रही हैं। तो ब्रीथ साउंड जो है वो भी आपने एसेस करना है। तो ये आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आगे भी हमारे पॉइंट आगे देखते हैं। तो भाई ये है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ही। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड ड्यूरेटिक एज प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आपने ड्यूरेटिक यानी कि मूत्रवर्धक जो हमारी दवाइयां होती हैं वो भी देनी है। नेक्स्ट आपने इसमें जो रिकॉर्ड करना है एब्डोमिनल ग्रिप देखनी है, जो एब्डोमिनल एरिया की जो ऊंचाई होती है उसको रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, ठीक है। दूसरा आपने मेजर करना है शुड बी द टेकन अवॉइड द एक्सपोज पर्सन विद द अननोन इन्फेक्शन। तो आपने मेजर करना चाहिए और पेशेंट को देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ ना मिले जहां पर इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपने पेशेंट को कि एलिवेटेड लेग ऑफ द एडिमा देयर ऑफ द एलिवेशंस प्रमोट वेन्स रिटर्न। तो आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि अगर उन्हें सूजन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी लेग को ऊपर करके लेटे, जो कि प्रमोट करेगी वेन्स के रिटर्न होने को प्रमोट करेगी, ठीक है। और नर्स शुड बी द इंटरप्ट्स असिस्ट ऑफ द चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली डिक्रीज प्रेशर ऑन द इडिमेटोस साइट। तो नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दे कि जिस तरफ उनको सूजन है, जहां पर सूजन है वहां से अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे, ठीक है। तो सूजन वाला जो एरिया है वहां पर प्रेशर को कम करने के लिए पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, यानी कि बार बार पोजीशन को चेंज करते रहें, यानी कि सूजन वाले एरिया को ज्यादा प्रेशर में नहीं लाना है। तो नेक्स्ट में आ जाता है इंस्ट्रक्शंस पेशेंट ऑफ द वियरिंग लूज फिटिंग कॉटन गारमेंट्स एंड डिक्रीज इरिटेशन एंड द प्रमोट वेपोरेशंस ऑफ मॉइस्चर्स ऑन द स्किन। तो आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को कि वो बहुत ही ढीले ढाले फिटिंग के और कॉटन के गारमेंट्स पहने, जिससे कि इरिटेशन डिस्क्रीज हो सके, किसी प्रकार की इरिटेशन ना रहे, और हमारे वस्पोरेशन से और जो मॉइस्चर है वो स्किन के अंदर नमी जो है वो बनी रहे, उसको प्रमोट करे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने कीप लाइनिंग ड्राई द रिंकल फ्री ऑफ डिस्क्रीज ऑफ द डर्मल इरिटेशन ऑफ द रिस्क स्किन ऑफ ब्रेकडाउन। तो आपने कोशिश करनी है या बनाए रखनी है जो बेड शीट वगैरह होती है, जो लाइनिंग होती है, उसमें किसी भी प्रकार की रिंकल्स यानी कि सलबटे वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो कि डर्मल जो इरिटेशन होती है, स्किन की जो इरिटेशन होती है उसको कम किया जा सके, और स्किन के ब्रेकडाउन, स्किन के छिलने या बेड शोर्स होने के जो खतरे हैं वो टल सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्स शुड बी द प्रोवाइडेड सूथिंग स्किन केयर इंस्ट्रक्शंस यूज ऑफ द सोप ऑफ द अप्लाई ointment and the cream because soap may dry the skin area. Use baking soda bath of the decrease itching and the less drying than soap। तो कहने का मतलब ये है कि नर्स को चाहिए वो पेशेंट को एक सूदिंग स्किन यानी कि बहुत ही स्मूथ और कोमल स्किन केयर करे उसकी, यानी कि उसकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से रह सके, और उसको सोप यानी कि साबुन वगैरह अप्लाई करने से मना करे, उसे ऑइंटमेंट या क्रीम जो है लगाने की सलाह दे, बिकॉज सोप में भी द ड्राई द स्किन एरिया, यानी कि क्योंकि जो साबुन होता है वो स्किन के जहां पर भी स्किन पे लगाया जाएगा उस एरिया को ड्राई कर देता है। तो पेशेंट को ऑइंटमेंट लगाने की सलाह दे या फिर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने की सलाह दे, नहाते टाइम वो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, डिस्क्रीज इचिंग एंड लेस डाइंग देन सोप। तो साबुन की बजाय इचिंग को कम करेगा, जो बेकिंग सोडे के साथ स्नान किया जाए ताकि वो इचिंग को कम कर सके, यानी कि खुजली वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं वो ना हो, ठीक है। प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक बाय पेशेंट एंड स्टाफ टू रिड्यूस रिस्क ऑफ द क्रॉस कंट्रामिनेशन, ठीक है। तो भाई इसमें आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छी हाथ धोने की जो तरीके होते हैं, जो टेक्निक होती है वो आपने पेशेंट को बताना है और स्टाफ को भी बताना है, ताकि जो हमारे जो क्रॉस इन्फेक्शन या एक से दूसरे में लगने वाला इन्फेक्शन जो होता है उसके खतरे से बचा जा सके, यानी कि उस खतरे को कम किया जा सके, ठीक है।
तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। अब तो नर्स ने जो है पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की थी, पेशेंट को ठीक करने के लिए प्रबंध किए थे। अब हम देखेंगे कि नर्स को डायग्नोज किस किस चीज का करना है दोबारा से, ताकि वो ट्रीटमेंट को बेटर कर सके और आगे चला सके। तो सबसे पहले रिस्क जो हमारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फेक्शन का अगर खतरा है तो उसका डायग्नोज आप करेंगे। एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड अगर जो सूजन वगैरह से संबंधित है, जो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गई है उससे रिलेटेड चीजों को भी आप एसेस करेंगे या डायग्नोज करेंगे। और आप देखेंगे जो हमारा डिजीज प्रोसेस है, यानी कि हमारी किससे संबंधित, स्किन की इंटेग्रिटी से संबंधित जो हमारी बीमारियों का प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। यानी कि उनकी जैसे कि डिजीज प्रोसेस है उसकी वजह से स्किन में इम्प्रेड हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है स्किन में, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें भी आप देखेंगे। अलर्टेड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया भूख से संबंधित या न्यूट्रिशन या पोषक तत्व से संबंधित जो चीजें हैं उनसे के लिए भी अलर्ट करेंगे। डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड। तो हमारी जो नॉलेज का जो अज्ञानता होती है, यानी कि जो अभाव होता है जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं उनसे, या इलाज चल रहा है या अपनी केयर से संबंधित है या डिस्चार्ज की जो जरूरत है उससे संबंधित है, वो सारी की सारी आप अज्ञानता पे ध्यान देंगे, देखेंगे पेशेंट को किस चीज की प्रॉब्लम है। नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, और नॉलेज डिफिशिएंट किस क्या क्या डिजीज प्रोसेस यानी कि बीमारी के प्रोसेस को लेकर के जिस जो भी अज्ञानता है उस पर भी आप ध्यान देंगे। पेशेंट को फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल सारे का सारा सपोर्ट करेंगे, उसके फियर को दूर करेंगे। ये हमारी सारी की सारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं। तो पहले फियर को डायग्नोज करेंगे, तभी तो आप फियर को दूर करेंगे। तो ये होगी आपकी जो डिजीज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।